नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंड अप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की, जहां पर और भी राहत मिलते हुए नजर आई है। आपको याद दिला दें कि 50% टैरिफ्स के बाद एक डायमंड एंड ज्वेलरी और दूसरा टेक्सटाइल, ये दोनों सेक्टर्स काफ़ी बैडली हिट होने की एक्सपेक्टेशन है और सरकार की तरफ से आशा यही है कि यहाँ पर और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यहाँ पर अब जो एक्सटेंशन है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का, उसको बढ़ा के दिसंबर तक कर दिया गया है। इसके क्या मायने रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर डायमंड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के क्या हाल हैं और साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड की क्या एक्सपेक्टेशंस है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा एंड किस्ना डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। ऐसा समय है जब बात यहाँ पर टैरिफ की करनी ही पड़ती है और अतुल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले सरकार ने 42 दिन के लिए और सितंबर 30 तक यहाँ पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। अब इसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। हम जानते हैं कि आप लगातार इसकी मांग भी करते रहे हैं और आपको बधाई हो, क्योंकि काफ़ी समय से आप लगातार इसके बारे में बोलते रहे हैं। अब जब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है तो कैसे देखते हैं, किस तरह के इंपोर्ट्स हम बनता हुआ देखेंगे मार्केट्स में और क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर? जी, थैंक यू मनीषा जी फॉर विशिंग अस। देखिए, हम ये जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी एक्सटेंड किया है, ड्यूटी फ्री कॉटन अप टू दिसंबर, उसका हम स्वागत करते हैं डिसीजन का। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत टफ टाइम से निकल रहा है मनीषा जी। हमारे यहाँ अगर हम 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडियन कॉटन आइस फ्यूचर से 2-3% डिस्काउंट पे मिलता था और लास्ट 2 साल से हमारे कॉटन के रेट इतने बढ़ गए कि हम आज की तारीख में अगर हम देखें तो आइस फ्यूचर है 67 सेंट, मतलब 46,000 का रेट है और इंडियन कॉटन का रेट है 55,500, जो 81-82 सेंट पड़ता है। तो 15 सेंट इज वर्किंग आउट 20% हमारा कॉटन आइस फ्यूचर से महंगा है। तो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती है मनीषा जी। हमारा जब तो ये सस्ता इंपोर्ट मिलता है अगर वर्ल्ड में, तो वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अगर कहीं इंडिया से आपको सस्ता कॉटन मिल रहा है, आप इंपोर्ट करके इंडस्ट्री चलाइए। तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत अच्छे टाइम पे ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। जी मनीषा जी। अतुल जी, तो कितना इंपोर्ट होता हुआ नजर आता है फिर आपको कॉटन का? इसका कितना फायदा मिलेगा नंबर्स के तहत? जी, देखिए मनीषा जी, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी सीजन थी सितंबर को खत्म होने जा रही है, तो एक साल में अक्टूबर 2024 से सितंबर 25 तक 40 से 42 लाख बेल शिपमेंट आ जाएगा। और अब ये जो 3 महीना एक्सटेंशन दिया है, तो मिलों को अगर सस्ता रुई कहीं मिलता है, आज हमारा कॉटन 55,500 है, तो अगर कहीं वर्ल्ड में 48 से 52,000 में हमारे को पोर्ट डिलीवरी लैंडेड इंडिया मिलता है, तो मिले जरूर से इंपोर्ट करेगी। अगर लास्ट ईयर 11% ड्यूटी होते हुए हमने अगर रिकॉर्ड ब्रेक 42 लाख बेल्स इंपोर्ट देखा है, तो डेफिनेटली ये 3 महीने में ऐसा लगता है कि 20 लाख गांठ का शिपमेंट जरूर से आ जाएगा। कल हमने सुना कि 2-3 मिलों ने ऑस्ट्रेलियन कॉटन जो जोड़ा लो ग्रेड है, वो 48 से 49,000 में 2 लाख बेल कल परसों 2-3 दिन में इंपोर्ट का काम हुआ है। ओके, सस्ता माल। जी मनीषा जी। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। मेरा एक्चुअली आपसे वही सवाल था अतुल जी, कि अगर भारत में जिस तरह से आपके नंबर्स हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 55 लाख का है, उसके बावजूद भी लो ग्रेड ऑस्ट्रेलिया से क्यों लेंगे? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जिस तरह की कॉटन इंपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उसका क्या तर्क देखते हैं आप? कि मैंने आपके चैनल के थ्रू 2-3 बार बोला है कि जो इंपोर्ट रिकॉर्ड ब्रेक लास्ट 100 ईयर्स में इतना इंपोर्ट नहीं हुआ। तो ये इंपोर्ट इसलिए हो रहा है कि हमारे जो कॉटन के भाव है, वो इस साल सीसीआई ने भाव थोड़े ऊंचे रखे थे। अभी 2 महीने पहले सीसीआई ने 35-40 लाख गांठ बेची, तब उन्होंने रेट 2,000-3,000 रुपया रेट यहाँ बढ़ा दिया। जब उन्होंने गांठ बेची तब 67 सेंट है। तो आइस फ्यूचर वर्ल्ड मार्केट में कोई भाव बढ़े नहीं, मगर सीसीआई ने भाव बढ़ा दिए। तो
मिलों ने, जो बड़ी मिलें हैं, उन्होंने इंपोर्ट की तरफ मूव कर लिया और उन्होंने सस्ते भाव में जहां जहां इंपोर्ट मिलता था वो इंपोर्ट कर लिया। तो सीसीआई को एक तो भाव नहीं बढ़ाने चाहिए थे, और बढ़ाए तो अगर आइस फ्यूचर नहीं बढ़ा तो फिर ग्लोबल पैरिटी में रेट रखना बहुत जरूरी है सीसीआई के लिए। नहीं तो हम देखेंगे कि अगले साल भी फिर से 50-60 लाख बेल इंपोर्ट हो जाएगी और हमारे यहाँ स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सीसीआई को बोलना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भाव बेचिए, माल बेचिए, नहीं तो इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमारा डबल नुकसान हो रहा है सीसीआई की पॉलिसी की वजह से। जी एंड मनीषा जी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है अतुल जी, क्योंकि अब जो नई फसल है वो यहाँ पर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी। सीसीआई को वो माल भी लेना पड़ेगा, उनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा माल है, वो जो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस हाई हैं। तो आप कहेंगे ये बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है? जी, अगर ये जो डिसीजन आया है और दिसंबर तक इंपोर्ट है करना है, तो अगर सीसीआई के पास ये जो 25-30 लाख बेल स्टॉक पड़ी है, वो अगर इमीडिएटली आज के आज भाव कम करके नहीं बेचेंगे तो फिर से इंपोर्ट आ जाएगी। और इंपोर्ट आएगा तो इंडिया में मिलों की खरीदी कम हो जाएगी। उसका दो प्रकार से सीसीआई पे फिर से प्रेशर आएगा कि नया क्रॉप 15 सितंबर से सीजन चालू होने जा रहा है। नया क्रॉप भी इंडस्ट्री वाले, हमारे कॉटन ट्रेड वाले 325-350 का क्रॉप, नया क्रॉप धार रहे हैं। तो ये भाव में तो जीनर्स तो खरीद ही नहीं सकता है, तो पूरा माल सीसीआई को लेना पड़ेगा। और सीसीआई के पास पहले ही 30 लाख गांठ अनसोल्ड है, 25-30 लाख गांठ, और कुछ 15-20 लाख गांठ जो बेची हुई है वो भी उठना बाकी है। तो सीसीआई पे बहुत प्रेशर आएगा, उनको ये माल बेच देना चाहिए। अगर वो माल बेच देंगे तो शायद थोड़ा भाव घटा देंगे तो इंपोर्ट नहीं होवे, वो भी हो सकता है। साथ ही साथ अतुल जी, आपने कहा 325 लाख बेल की नई फसल यहाँ नजर आती है। नई फसल की एज ऑफ नाउ कंडीशन कैसी है? इतनी सारी बारिश हुई है तो कुछ चिंताएं हैं यील्ड को लेकर? नहीं, कहीं पे चिंता नहीं। अब इक्का दुक्का कहीं जगह पे जो कोई बादल फट गया और कोई 500 एकड़ में कुछ नुकसान हो गया, वो बात अलग है। मगर आज 10 के 10 स्टेट में मनीषा जी जो रिपोर्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का क्रॉप जो है वो बम्पर क्रॉप आने की कंडीशन आज की तारीख में बनी हुई है। ओके। तो फार्मर्स के लिए अच्छा साल आ रहा है। यील्ड भी 10-1% लास्ट ईयर से बढ़ने का उम्मीद है। लास्ट ईयर से क्रॉप भी बढ़ने का 2% सोइंग पीछे है, फिर भी यील्ड 5 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। तो क्रॉप बड़ा आने की उम्मीद है मनीषा जी। एक फाइनल सवाल अतुल जी, और ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को लेकर है। ऑफ कोर्स एक 50% पे तो इवन एज 11% के इंपोर्ट के बावजूद भी मुझे मार्जिन्स मुश्किल नजर आते हैं, बिकॉज बाकी कंट्रीज को सस्ती कॉटन भी मिल रही है और उनके टैरिफ्स भी काफ़ी कम हैं। तो किस तरह की कैलकुलेशंस हैं फिर आगे जाते हुए? नहीं, टेक्सटाइल के लिए टफ सिचुएशन है। इसमें से कैसे निकलेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो स्टैंड स्टिल पोजीशन हो गई है। जो बड़े बड़े सेंटर है गारमेंट के, जैसे तिरपुर, लुधियाना, ईचलकरंजी, और 4-5 जो बड़े सेंटर है, वहाँ गारमेंट में बिल्कुल काम रुका हुआ है। उन्होंने यान लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कपड़ा कहाँ बेचेंगे, किसको डिस्पैच करेंगे, वो जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगा तब तक वो यान नहीं खरीद रहे हैं। और यान नहीं खरीद रहे तो लास्ट 10 दिन में यान में 10 रुपया किलो निकल गए हैं, और ये रेट निकलने के बाद भी कोई बायर नहीं है यान में, और उसकी इफेक्ट कॉटन पे आती हुई दिखती है। तो कॉटन नहीं खरीदेंगे। तो सिचुएशन बहुत टफ है मनीषा जी। अब हम फिर से गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है इसमें। और इंडस्ट्री को भी मनीषा जी, वैसे देखने जाए, पॉजिटिव देखने जाए तो इंडस्ट्री को 250 कंट्री ऐसी है जो क्लॉथ खरीदती है, गारमेंट्स खरीदती है। तो हमारी मार्केट, हमें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, मगर वो 2-3 महीने का टाइम लगेगा नई मार्केट मिलने में। सब ठीक होगा, मगर उसको 3 महीने लगेंगे। आने वाले 3 महीना थोड़ा सिचुएशन टफ होगा। हम समझते हैं कुछ यूएस से एग्रीमेंट कुछ हो जावे तो इसमें थोड़ा रिलीफ भी मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। एब्सोल्युटली अतुल जी, मुश्किल समय है लेकिन सरकार ने कुछ कुछ कोशिशें यहाँ पर करनी शुरू की हैं।
और जैसे आपने कहा एक दरवाज़ा बंद होता है तो शायद 250 और खुलते हैं, जिस तरह से आपने कहा 250 कंट्रीज और यहाँ पर हैं, लेकिन वो काम करने के लिए अगले 2-3 महीने लगेंगे, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल का पीरियड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अतुल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही थैंक यू। विस्तार से हमारे साथ वो डिस्कस भी करने के लिए। वेल, एक लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वो है यहाँ पर टेक्सटाइल, और एक और लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वो यहाँ पर जेम एंड ज्वेलरी का है। हमारे साथ कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया जी जुड़े हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। हम फेस्टिवल डिमांड पे बात करेंगे, लेकिन मूड आज यहाँ पर थोड़ा सा टैरिफ को लेकर है। आप डायमंड्स एंड डायमंड ज्वेलरी दोनों यहाँ पर देखते हैं। यूएस एक बड़ी मार्केट है हमारे लिए, किस तरह की चिंता फिलहाल इस सेक्टर में है? सबसे पहले तो नमस्कार मनीषा जी, बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ तो बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी इंडिया में। जी और एक्सपोर्ट में जो आपने बताया यूएस में टैरिफ लगा है तो इंडस्ट्री को नो डाउट थोड़ा इफेक्ट होगा, अपन अभी इंडस्ट्री वाले को मौका है कि बाकी यूएस छोड़ के बाकी जगह पे फोकस करें। वर्ल्ड में 200 कंट्री है, यूएसए पे हम डिपेंड रहेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों प्रॉब्लम आएगा। तो हम खुद भी हरिकृष्णा ग्रुप, हमारा कृष्णा ब्रांड और हमारे इंडस्ट्री वाले भी सभी बाकी कंट्री में फोकस कर रहे कि एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहे। और जहां जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होगी। जो डायमंड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, टेक्सटाइल में है, तो दोनों को बाकी कंट्री में फोकस करने का है। डायमंड की बात करें तो ये टैरिफ जो 25 था उससे 50 हुआ, तो बहुत सारा वहां का कस्टमर ने डायमंड एडवांस से खरीद लिया, ज्वेलरी भी एडवांस से खरीद लिया। अभी हो सकता है कि डिमांड थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी डिफिकल्टी वहां पे रहेगी, पर डायमंड का शेयर जो है यूएस में करीबन 30 से 35% है। बाकी जगह पे और करे, वो शेयर को हम 10% लेके आवे तो बाकी जगह पे करेंगे तो इतना प्रॉब्लम, इतना टैरिफ का नहीं आएंगे जो हम बात करें। और जो हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया हुआ है। हमारे लीडर भी बहुत बड़ा है, हमारे लिए तो रोल मॉडल है नरेंद्र भाई। जो डिसीजन लेते हैं देश के लिए जो सही है वो डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई इंडस्ट्री को थोड़ा कम ज्यादा बेनिफिट लॉस फायदा होगा, लेकिन देश के लिए क्या सही है। अभी समय आ गया है कि मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, यूज इन इंडिया। मैं आगे भी बोला था, वापस बोलता हूँ, ये समय आ गया। जब भी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आता है तभी हमारे को देश के प्रत्यय, हमारा प्रोडक्ट पे प्रत्यय, हमारे डिजाइन पे प्रत्यय, इनोवेशन पे प्रत्यय और इंडस्ट्री वाले ध्यान देंगे तो हम यूएस का टैरिफ 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 आ गया और होते रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी दिखेंगे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी एक वहां पे जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। घनश्याम जी, आपने बहुत सही बात कही यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे ही कहते हैं कि आपदा के समय में यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी भी चाहिए। आपने कहा दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ पर अब इंडस्ट्री खुद के लिए रास्ते ढूंढ रही है, तो यूएस को अगर एक साइड में यहाँ पर करें तो और किन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का एज ऑफ नाउ अच्छा ट्रेड है और बढ़ सकता है? यूरोप में अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी है। ये गल्फ कंट्री बढ़ रही है। जो डायमंड ज्वेलरी की बात करो तो वो कंट्री हमारे बढ़ रही है। अच्छा, जापान वापस थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो जर्मनी भी है। तो बहुत जगह पे स्कोप है। आगे जाके अफ्रीका में भी कर सकते हैं, ब्राजील में भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो स्कोप बहुत है। लेकिन अभी तक क्या इजी मार्केट था, ऑलरेडी डेवलप मार्केट था यूएस, उसके लिए सभी का ध्यान वहां पे था, स्पेंड पावर भी वहां पे ज्यादा था। लेकिन बाकी जगह पे भी जितना ऐड करेंगे, वहां पे स्टोर खोलेंगे तो वहां पे भी बिजनेस बढ़ेगा। ये सभी कंट्री में स्कोप है। एब्सोल्युटली। वेल, ये तो बात हुई टैरिफ्स की, लेकिन भारतीय बाजारों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर त्योहारों के बीच में हैं और आगे जाकर यहाँ पर शादियों का सीजन भी आने वाला है। घनश्याम भाई, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है वो इंडियन मार्केट्स में बेचने को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए, क्योंकि भारत में जिस तरह की वेल्थ क्रिएशन है शायद यहाँ पर कंज्यूमर्स उसका फायदा ले सकें। किस तरह से आप ये बाजार देखते हैं आने वाले समय में? और आपसे लगातार बात होती रहती है, आप अपने फ्रेंचाइजी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अब कितने स्टोर्स हो गए हैं, क्या प्लान है अब इस साल के अंत तक आपका, और किस तरह की डिमांड मांग आप यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनता हुआ देख रहे हैं? सबसे पहले तो मनीषा जी, इंडिया में बहुत स्कोप है। मैं भी ये दिवाली के बाद 8 महीने में करीबन 40 से ज्यादा सिटी में विजिट किया। तो पंजाब जाए तो वहां पे स्कोप लग रहा है। पहले ये था कि इंडिया में 4 मेट्रो था, अभी जो है उसके अलावा 12 मेट्रो हो गया। बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पूना, पटना और सूरत, ये 12 मेट्रो में बहुत बड़ा स्कोप है। वहां पे कंज्यूमर का स्पेंड पावर बहुत है, तो बाकी जगह पे फोकस करें, लेकिन ये सभी जगह पे फोकस करें तो वहां पे भी स्कोप है। डायमंड ज्वेलरी भी बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे मैंने आगे बोला था, ट्रस्ट, हरिकृष्णा ग्रुप और कृष्णा ब्रांड का जो ट्रस्ट है उसके लिए फ्रेंचाइज
5 करोड़ से लेके 10 करोड़ 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइज के लिए जुट रहे, वो सबसे बड़ी पॉइंट है इंडिया के लिए और ट्रस्ट के लिए। जो ट्रस्ट को लेके आगे बढ़े तो इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं, क्योंकि इधर फैमिली वैल्यू है, उसका समाज की वैल्यू है, तो ट्रस्ट को बहुत है। वर्ल्ड में इतना ट्रस्ट नहीं है जितना इंडिया में है। क्यों? इंडिया में सराउंडिंग में उसका जान पहचान वाला रिलेटिव बहुत है। तो ट्रस्ट के बारे में जो भी कंपनी सोचेंगे, कोई भी इंडस्ट्री में, डायमंड और गोल्ड में तो है ही बढ़िया, पर बाकी जगह पे भी है। और दूसरा ये भी है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है और थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी वर्ल्ड में किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने का है, उसकी करेंसी रखने के तो कहाँ पे रखे? यूएस में भी इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो कहाँ पे रखे? गोल्ड में। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, फिर भी बढ़ने की उम्मीद है। मैं नहीं बोलूंगा डाउन होने का कोई स्कोप है। तो गोल्ड बिजनेस बढ़ रहा है, उसके लिए भी रिटेलर ज्यादा फ्रेंचाइज खोल रहे कि चलो भाई हमारे पास पैसा तो है, तो ये बड़ा धंधा है। अच्छा, दूसरे धंधे की कंपेयर में एक गोल्ड का ज्वेलरी का धंधा रॉयल धंधा है, सामने वाले को देखने का नजरिया अलग है। मैं बोला अभी स्कूल वाले फ्रेंचाइज ले रहे, डीलर वाले तो ले रहे, स्कूल वाले ले रहे। वो बोला हमारे स्कूल में तो 2 बजे तक काम रहता है, 2 बजे के बाद फ्री, तो क्या करें? और हमारा धंधा 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। 2 बजे तक तो गृहिणी उसके काम में, ब्यूटी पार्लर में, वो सब जगह पे रहती है। 2-3 बजे के बाद वो शॉपिंग में जाती है। तो 2 बजे तो डॉक्टर ने फ्रेंचाइज लिया हुआ है। तो घनश्याम भाई, एज ऑफ नाउ कितने फ्रेंचाइजीज हो गए हैं और इस साल के लिए अब क्या प्लान है, अगर एक नंबर शेयर कर सकें? ये अभी तक 86 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दिवाली पहले 100 का हमारा प्लान है। आप सभी को भी हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्योता है कि 100 स्टोर का सेलिब्रेशन हम करेंगे और आप सभी पधारिए, क्योंकि ये हिसाब से कृष्णा ब्रांड रिस्पॉन्स मिला हुआ है। और प्लान तो है कि मार्च के एंड तक 150 स्टोर पूरा करें, क्योंकि इतने लोग साथ में जुड़ने के लिए रेडी, हम प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पाते। तो इंडिया में तो बहुत स्कोप है। आप ट्रस्ट को पकड़ के साथ में चलिए और थोड़ा मार्केट में वहां पे जाइए। इधर बॉम्बे में बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे बाकी जगह पे, लुधियाना में क्या हो रहा है, पठानकोट में क्या हो रहा है, गुवाहाटी में क्या हो रहा है, पता नहीं चलेगा। वहां पे जाना पड़ेगा। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। और आज के कंज्यूमर को जो इनोवेशन चाहिए, वो कृष्णा की डिजाइन जो है पसंद है, उसकी पॉलिसी पसंद है, उसके लिए लोग जोड़ रहे हैं। और इंडिया में बहुत स्कोप है, सभी इंडस्ट्री में स्कोप है। जहां पे देखिए वहां सभी जगह पे फर्नीचर का काम हो रहा है, रोड बन रहा है, होटल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट बढ़ा रहे। तो और किधर फोकस करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में फोकस करे तो भी बहुत बढ़िया है। एब्सोल्युटली। मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं घनश्याम भाई कि कब चलना है वो 100 स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए, तो यहाँ पर पूरी तैयारी है उसके आने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको उन सभी नंबर्स के लिए, और आशा करते हैं वो नंबर्स हम देखेंगे। और ऑफ कोर्स आपसे फिर से बात होगी एज एंड व्हेन वो हम नंबर्स बढ़ते हुए देखेंगे भी। तो इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। बहुत शुक्रिया घनश्याम भाई साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया हमारे साथ हैं। अजय, टेक्सटाइल और जेमिन ज्वेलरी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑफ कोर्स यहाँ पर दिक्कत से गुजर रहे हैं और प्राइसेस में भी तो कुछ वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, बिकॉज अब मार्केट्स को लगता है कि जो खरीदारी होगी ज्वेलरी की वो शायद इंडियन मार्केट्स में होगी और हम तो प्राइस सेंसिटिव हैं। नमस्कार जी, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस ढंग से हमारा जो एक्सेस हम बोल सकते हैं, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था यूएस के साथ, वो काफी ज्यादा था और सबसे बड़ा हिट हम जेम्स एंड ज्वेलरी में देखा। और ये डुअल व्यापी हो चुका है, बिकॉज लास्ट ईयर हमने जैसे नेचुरल डायमंड्स के भाव में गिरावट आती है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा और साथ में अभी ये टैरिफ का है। हालांकि जैसे अभी मैं सुन भी रहा था तो उन्होंने और अदर कंट्रीज पे फोकस बढ़ा है। बट कमिंग ऑन द प्राइस साइड, यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 15 दिनों से। क्योंकि आप ये देखिए, चाहे हम सीज फायर की बात करें या टैरिफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं, या हम रेट कट्स की बात करें, तो ये तीनों चीज ऑलमोस्ट मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। इसलिए बार बार में एक जंप जरूर आता है, बट उसके बाद मार्केट स्टेबल रहता है। जैसे पिछले हफ्ते की जो नंबर्स हमने जैक्सन होल से स्टेटमेंट्स आते हुए देखे थे, उसके बाद से हम पूरे हफ्ते भर में मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट इज अवेटिंग फॉर सम न्यू न्यूज। अनलेस अनटिल ये नहीं आता, मार्केट एक दायरे में रहेगा। जैसे इंटरनेशनल में हम देखते हैं तो 3420 के ऊपर एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा लग रहा नहीं कि इसको ब्रेक कर सके एज ऑफ नाउ। और डाउन साइड सपोर्ट 3356 का रहेगा। तो ये दायरा बना हुआ है। एमसीएक्स पे नो डाउट रुपए की जो गिरावट थी, इसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है। बट मुझे लगता है कि 1,02,500
और 99,500 ये बड़े दायरे में सोना ट्रेड करेगा। प्रिफर्ड अभी भी मेरा रहेगा कि थोड़ा सेल साइड ही रही है, बिकॉज जितनी भी न्यूज थी वो सब मैच्योर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के जरिए एंटर करके चल सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है 1,02,000 का हम पुट खरीदिए। जब आप पुट खरीदते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि इनकेस कोई बड़ा फॉल आया तो वहां पे हम जो भी ब्रेकडाउन आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो 1,02,000 का पुट आपको 1,500 रुपए में खरीदना है, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 2,500 का टारगेट रहेगा। तो इससे मार्केट में पार्टिसिपेट अच्छा बन जाए। वैसे ही अगर चांदी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में चांदी ने लगभग 3% की तेजी दिखाई है। बेस मेटल स्टैग्नेंट है एज ऑफ नाउ, पर मुझे लगता है चांदी के अंदर जब तक $40 के ऊपर इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं चांदी नहीं जाती है, तब तक 36 से 40 का बड़ा रेंज रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बार बार में 116 के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि पुट के द्वारा एंटर करना चाहिए, जहाँ पे 1,17,000 का पुट खरीदना है, 1,17,000 का पुट खरीदना है। जब पुट खरीदते हैं इसका मतलब व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। आपको 2,200 रुपए में लेना है, 1,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3,500 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, यानी कि ऑप्शंस में कारोबार करने में यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा है। अजय, हर कॉन्वर्सेशन में, और क्योंकि 25% की पेनल्टी हम देख रहे हैं, तो हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस में सेंटर में, मिडल में, स्क्वायर में यहाँ पर कच्चा तेल है। तो यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस देखते हैं? ये कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता मार्केट हायर साइड पे सस्टेन करेगा। रिसेंटली हमने 2 दिन पहले कुछ इंटरनेशनल बैंकर्स के भी अपडेट आए कि 2026 में भी भाव में गिरावट कंटिन्यू रहेगा। उसका मेजर कारण है, एक तरफ हम सप्लाई, चाहे ओपेक हो चाहे रशिया, अगर ये सीज फायर हो जाए तो उसका सप्लाई आता रहेगा। वहीं डिमांड में कोई बड़ा जंप आता हुआ नहीं दिखाई। थोड़ा थोड़ा डर के मारे प्राइसेस में जंप जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू रहेगा जब तक 70 के ऊपर ब्रेंट नहीं जाता है। नीचे में 63 ओवरऑल ये रेंज रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 5600 के करीब, 5620 के करीब बेचा जा सकता है। 5700, 5700 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 5500 का टारगेट रहेगा। दायरे में ही ट्रेड रहेगा, बट कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही अनलेस अनटिल कोई बड़ा नया ट्रिगर नहीं आता है। पॉइंट टेकन अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, और जैसे अजय ने बोला, क्लियर कट की ऑप्शंस में ट्रेड करना है आपको, पुट बाय करके सोने और चांदी में यहाँ पर मुनाफा कमाया जा सकता है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।